नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का वो नया सरकारी आदेश जो 2025-26 सत्र के लिए आयुष मतलब BAMS, BUMS और BHMS कोर्सेस में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया तय करता है। हमारे पास है वो डिटेल्ड सरकारी आदेश संख्या 3380 26 अगस्त 2025 वाला, और हम इसी में से काम की जानकारी निकालने वाले हैं। देखिए, मकसद साफ है, इस पॉलिसी के सबसे ज़रूरी नियम, बदलाव ये सब समझना, ताकि एडमिशन लेने वालों के लिए तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। ये तो पता है कि सब नीट यूजी 2025 की मेरिट पर है, लेकिन इसमें कई पेच हैं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात, नीट मेरिट तो ठीक है, पर ये सीटें बट कैसे रही हैं, मतलब सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो सरकारी कॉलेज हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, उनकी कुल सीटों में से 85% सीटें वो यूपी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, रिजर्व्ड हैं। अच्छा, 85%। जी, और इन्हें भरा जाएगा राज्य की अपनी काउंसलिंग से, यानी यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2025 से। बाकी जो 15% बची वो सेंट्रल कोटे की हैं, उन्हें केंद्र सरकार की कमिटी AACCC वो भरेगी। लेकिन यहाँ एक, आप कह सकते हैं, दिलचस्प मोड़ है। हाँ, क्या? जो प्राइवेट कॉलेज है या यूनिवर्सिटीज हैं या जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं, उनकी 100% सीटें, मतलब पूरी की पूरी, चाहे वो 85% स्टेट कोटा हो या 15% ऑल इंडिया कोटा, सबकी सब इसी यूपी की राज्य काउंसलिंग प्रक्रिया से ही भरी जाएंगी। अरे वाह, मतलब प्राइवेट पर भी पूरा कंट्रोल स्टेट का ही रहेगा। बिल्कुल। इसके लिए NIC लखनऊ ने एक पोर्टल भी बनाया है, www.upayushcounseling.usdc.gov.in। इसी से सब होगा। अच्छा, तो प्राइवेट कॉलेजों के लिए भी यही रास्ता है। ये तो वाकई बड़ी बात है। अब आते हैं कि अप्लाई कौन कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, शर्तें क्या हैं? देखिए, पहली और सबसे अहम शर्त तो है नीट यूजी 2025 क्वालिफाई करना, स्कोर कार्ड दिखाना होगा। और दूसरा, यूपी आयुष काउंसलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना। ये दो चीजें तो एकदम बेसिक हैं। पढ़ाई की बात करें तो इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना चाहिए। सब्जेक्ट्स वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। और नीट स्कोर, उसका क्या है? कोई मिनिमम परसेंटाइल, कट ऑफ वगैरह है? बिल्कुल है। जनरल कैटेगरी या EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कम से कम 50 परसेंटाइल, और SC, ST या OBC जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, उनके लिए 40 परसेंटाइल। अच्छा। दिव्यांगों के लिए थोड़ा अलग है। जनरल कैटेगरी के दिव्यांग हैं तो 45 परसेंटाइल, और अगर रिजर्व्ड कैटेगरी के दिव्यांग हैं तो 40 परसेंटाइल। ठीक है। पर हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर नेशनल कमीशन मतलब NCISM या NCH या फिर आयुष मंत्रालय खुद इसमें कोई बदलाव करता है तो फिर वही फाइनल माना जाएगा। ये कट ऑफ बदल भी सकते हैं। ये डोमिसाइल वाला मामला हमेशा कंफ्यूज करता है। निवास प्रमाण पत्र का क्या नियम है? सरकारी और प्राइवेट के लिए अलग अलग है क्या? हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। सरकारी कॉलेजों के लिए नियम अलग है। अगर स्टूडेंट ने 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाएं यूपी से ही पास की हैं, तो फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, दोनों यूपी से तो कोई जरूरत नहीं? जी, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक परीक्षा या दोनों ही परीक्षाएं यूपी के बाहर से पास की हैं, पर स्टूडेंट यूपी का मूल निवासी है, तो उसे एक तय फॉर्मेट में जो सरकारी अफसर जारी करते हैं वो निवास प्रमाण पत्र दिखाना ही होगा। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े छात्र हैं, उन्हें भी ये निवास प्रमाण पत्र देना होगा। मगर जो प्राइवेट कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं या माइनॉरिटी संस्थान, उनकी सीटों के लिए यूपी का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है। अरे, ये तो बड़ा फर्क है। हाँ, भारत के किसी भी राज्य से पढ़े छात्र इन प्राइवेट सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें डोमिसाइल की शर्त नहीं पूरी करनी। तो सरकारी सीट के लिए यूपी डोमिसाइल जरूरी, कुछ शर्तों के साथ, पर प्राइवेट के लिए कोई भी भारतीय छात्र अप्लाई कर सकता है। ये साफ हो गया। उम्र का क्या है? एज लिमिट? उम्र जो है वो 31 दिसंबर 2025 को कम से कम 17 साल पूरी हो जानी चाहिए। मिनिमम 17 साल। हाँ, और अच्छी बात यह है कि कोई मैक्सिमम एज लिमिट मतलब ऊपरी आयु सीमा नहीं रखी गई है। चलिए अब प्रक्रिया पर आते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? फीस वगैरह क्या है? तो काउंसलिंग के जो पहले 3 राउंड होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम 2000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। 2000 रुपए? जी, और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब किसी भी हालत में वापस नहीं मिलेगा। पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन गेटवे से ही करना है।
फिर एक आखिरी राउंड होता है जिसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। स्ट्रे वैकेंसी। हाँ, उसमें अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले 3 राउंड में रजिस्टर नहीं किया था तो उसे इस राउंड में 2,000 रुपए देने होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो पहले रजिस्टर्ड तो था पर उसे कोई सीट नहीं मिली और अब वो स्ट्रे वैकेंसी में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो उसे दोबारा रजिस्टर करते हुए सिर्फ 1,000 रुपए का शुल्क देना होगा, पर ये भी नॉन रिफंडेबल ही है। रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं होगी। अच्छा, ये तो हुई रजिस्ट्रेशन फीस। इसके अलावा एक सिक्योरिटी मनी मतलब धरोहर धनराशि की भी बात होती है, वो क्या है और क्यों ली जाती है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी मनी अनिवार्य है और ये भी रजिस्ट्रेशन के टाइम ही ऑनलाइन जमा करनी होगी। ये एक तरह से कह सकते हैं कि सीट पक्की करने की गारंटी जैसा है, ताकि स्टूडेंट सीरियसली काउंसलिंग में हिस्सा लें और बेवजह सीट ब्लॉक ना करें। अच्छा, अमाउंट कितना है? सरकारी कॉलेजों के लिए 20,000 रुपए हैं और प्राइवेट कॉलेजों के लिए 50,000। 50,000 प्राइवेट के लिए काफी ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। और अगर कोई स्टूडेंट दोनों तरह के कॉलेजों का ऑप्शन भरना चाहता है, मतलब सरकारी भी और प्राइवेट भी, तो उसे 50,000 ही जमा करने होंगे, 20,000 अलग से नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 50,000। जी, और ये पैसा जमा करने के बाद ही स्टूडेंट अपनी पसंद के कॉलेज भर पाएगा, जिसे चॉइस फिलिंग कहते हैं। और ये पैसा जब्त भी हो सकता है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कब जब्त होगा? देखिए, अगर पहले या दूसरे राउंड में सीट मिल गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया, अच्छा, तो सिक्योरिटी मनी गई, वो जब्त हो जाएगी। अच्छा। तीसरे और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो नियम और भी सख्त है। उसमें क्या है? उसमें अगर सीट मिल गई तो एडमिशन लेना ही लेना है, अनिवार्य है। अगर नहीं लिया तो सिक्योरिटी मनी पक्का जब्त। ओहो। हाँ, लेकिन अगर किसी ने नियमों का पालन किया या उससे कोई सीट ही नहीं मिली पूरे प्रोसेस में, तो काउंसलिंग खत्म होने के बाद ये पैसा वापस कर दिया जाएगा। वापस कैसे मिलेगा? उसी बैंक अकाउंट में वापस आएगा जिससे पेमेंट किया गया था। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है पर वापस आ जाएगा। तो इस सिक्योरिटी मनी वाला मामला बहुत ध्यान से समझने वाला है, खासकर तीसरे और स्ट्रे राउंड में तो बहुत ही क्रिटिकल है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं, ये कैसे होगा? ये 2 लेवल पर होगा, पहले ऑनलाइन फिर फिजिकल। ऑनलाइन कैसे? ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, आरक्षण का सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत है तो, और आधार ऑथेंटिकेशन या कोई और वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। ये सब स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके बाद होगा फिजिकल वेरिफिकेशन। वो कहाँ होगा? वो एक तो लखनऊ में जो नोडल सेंटर बनाया गया है, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वहाँ होगा। और फिर जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो एडमिशन के टाइम उस कॉलेज में भी होगा। अच्छा, 2 जगह। जी, इसके लिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, साथ में उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट भी। लिस्ट लंबी है थोड़ी। नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र अगर लागू हो, आरक्षण वाले सर्टिफिकेट्स बहुत जरूरी हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए और यूपी सरकार के तय फॉर्मेट पर होना चाहिए। ये जरूर चेक कर लें। हाँ, ये डेट और फॉर्मेट बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। इसके अलावा दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो तय मेडिकल बोर्ड या सेंटर से जारी हो, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर है तो, कुछ पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ, ये सब ले जाना होगा। ध्यान रहे, आरक्षण के सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूएनसी छोड़कर यूपी सरकार वाले ही मान्य होंगे। आरक्षण नीति पर थोड़ी और बात करते हैं। जी, सरकारी कॉलेजों में क्या व्यवस्था है? सरकारी कॉलेजों में आरक्षण सिर्फ और सिर्फ यूपी के मूल निवासियों को ही मिलेगा, बाहर के छात्रों को नहीं। ठीक है। और कोटा कितना है? वर्टिकल आरक्षण है एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 21%, एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%। पर ईडब्ल्यूएस का कोटा उन्हीं कॉलेजों में मिलेगा जहां सरकार ने इसके लिए अलग से सीटें मंजूर की हैं, सब में नहीं। अच्छा। इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी होता है जो इन वर्टिकल कैटेगरी के अंदर ही मिलता है। वो कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए 2%, पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए 2%, दिव्यांगों के लिए 5%, महिलाओं के लिए 20%। महिलाओं के लिए 20%? ये तो काफी है। जी हाँ, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिनके पास है,
कम से कम बी ग्रेडिंग के साथ, उनके लिए 1%। फिर वही बात दोहराऊंगी, सारे सर्टिफिकेट यूपी सरकार के फॉर्मेट पर ही होने चाहिए। सिर्फ दिव्यांगता और एनसीसी के सर्टिफिकेट भारत सरकार के नियमों वाले चल सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेजों में आरक्षण का क्या सीन है? आपने बताया था कि वहां तो बाहर के छात्र भी आ सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। प्राइवेट कॉलेजों की सीटों पर कोई आरक्षण लागू नहीं है, 0 रिजर्वेशन। कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब सब ओपन मेरिट? एक तरह से हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या? जो स्टेट कोटे की 85% सीटें हैं, जिन पर यूपी और बाहर दोनों जगह के छात्र आ सकते हैं, उन पर यूपी के जो मूल निवासी छात्र हैं, उन्हें उनकी रिजर्व्ड कैटेगरी के हिसाब से नीट परसेंटाइल में छूट मिलेगी। अच्छा, परसेंटाइल में छूट मिलेगी, सीट रिजर्वेशन नहीं है। बिल्कुल सही। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई ओबीसी छात्र है जो यूपी का है, उसे 40 परसेंटाइल पर भी एडमिशन का चांस मिल सकता है। लेकिन अगर कोई ओबीसी छात्र बिहार या मध्य प्रदेश का है, तो उसे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ यानी 50 परसेंटाइल पूरा करना होगा। उसे ओबीसी वाली 40 परसेंटाइल की छूट नहीं मिलेगी। ओहो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, और जो बाकी 15% ऑल इंडिया कोटा सीटें हैं प्राइवेट कॉलेजों में, ये सिर्फ पहले 2 राउंड के लिए होती हैं। ये सीटें यूपी के छात्रों के लिए नहीं है, ये यूपी छोड़कर बाकी सभी राज्यों के छात्रों के लिए है। अच्छा, ये एक्सक्लूसिवली बाहर वालों के लिए? जी। और इन AIQ सीटों पर छात्रों को उनके अपने राज्य के आरक्षण सर्टिफिकेट के आधार पर परसेंटाइल में छूट मिल सकती है। हाँ। मतलब अगर कोई राजस्थान का C छात्र है, तो उसे 40 परसेंटाइल वाली छूट यहाँ मिल सकती है। ये केंद्र सरकार की ACCC के नियमों के हिसाब से होगा। दूसरे राउंड के बाद अगर ये AIQ सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें फिर स्टेट कोटे में मिला दिया जाएगा। बाप रे, ये आरक्षण वाला नियम खासकर प्राइवेट कॉलेजों का वाकई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब यूपी वाले छात्र को परसेंटाइल में फायदा है, पर सीट रिजर्वेशन नहीं, और बाहर वालों के लिए AIQ सीट पर उनके राज्य का रिजर्वेशन परसेंटाइल चल सकता है। इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। चलिए, अब काउंसलिंग के जो अलग अलग राउंड्स हैं उन पर आते हैं। ये कैसे काम करेंगे? मुख्य रूप से 4 राउंड बताए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जरूरत पड़ी तो और राउंड भी हो सकते हैं, अगर सरकार एडमिशन की आखिरी तारीख आगे बढ़ाती है तो। पहले और दूसरे राउंड में स्टूडेंट्स के पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कैसी फ्लेक्सिबिलिटी? मान लीजिए आपको पहले राउंड में सीट मिली, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एडमिशन ले लें या फिर आप एडमिशन न लें और अगले राउंड में बेहतर सीट के लिए कोशिश करें। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई ही नहीं कराते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी मनी सेफ रहेगी और आप सीधे अगले राउंड में जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए और फिर एडमिशन नहीं लिया, तो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। और अगर आप अगले राउंड में फिर से हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपको दोबारा सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन होता है। वो कैसे काम करता है? ये दूसरे और तीसरे राउंड में मिलता है। मान लीजिए आपने पहले राउंड में एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में, अब आप दूसरे राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एडमिटेड कॉलेज से एक NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। अच्छा, NOC जरूरी है? हाँ। फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर आपको कोई बेहतर सीट मिल जाती है, तो आपकी पुरानी सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी और नई सीट मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती, तो पुरानी सीट आपकी बनी रहेगी। तीसरा राउंड सुनने में काफी क्रिटिकल लग रहा था, उसमें क्या खास है? हाँ, तीसरा राउंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भी नए छात्र रजिस्टर कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और जो पहले से एडमिटेड है वो अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं NOC के साथ जी। लेकिन सबसे बड़ी और सख्त बात यह है, इस तीसरे राउंड में आपको जो भी सीट अलॉट हो गई, हाँ। उस पे एडमिशन लेना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। कोई अगर मगर नहीं चलेगा। मतलब छोड़ नहीं सकते? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी पक्का जब्त हो जाएगी, कोई वापसी नहीं। ठीक है। और इसी तीसरे राउंड में एक और महत्वपूर्ण काम होता है, सीटों का कन्वर्शन। कन्वर्शन मतलब अगर आरक्षित कैटेगरी की सीटें खाली रह जाती है, तो उन्हें नियमों के अनुसार बदला जाता है। जैसे ST की सीट खाली है, तो वो SC को ऑफर की जाएगी। फिर भी खाली रही, या SC, OBC, EWS की सीटें खाली रह गईं, तो उन्हें जनरल यानी अनारक्षित UR कैटेगरी में बदल दिया जाएगा। और वो सबसे आखिरी मौका, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसका क्या प्रोसेस है? ये बिल्कुल आखिरी चरण है। इसमें हिस्सा लेने के लिए सबको, मतलब हर इच्छुक कैंडिडेट को फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबको? दोबारा। हाँ।
सबको जो पहले रजिस्टर थे पर सीट नहीं मिली थी उन्हें 1,000 रुपए देने होंगे और जो पहली बार इस प्रोसेस में आ रहे हैं उन्हें 2,000 रुपए। और सबसे जरूरी बात यह है कि जिन कैंडिडेट्स को पहले किसी भी राउंड में, पहले, दूसरे या तीसरे, कोई भी सीट अलॉट हो चुकी है, हाँ। चाहे उन्होंने एडमिशन लिया हो या ना लिया हो, वो इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए पात्र नहीं है, एलिजिबल नहीं है। अच्छा, ये फ्रेश कैंडिडेट्स या जिन्हें पहले कुछ नहीं मिला उनके लिए है। बिल्कुल, और इसमें भी नियम सख्त हैं। जो सीट मिलेगी उस पे एडमिशन लेना ही होगा। कोई अपग्रेडेशन या सीट बदलने का मौका नहीं मिलेगा। कैंडिडेट को खुद पर्सनली नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज सकते। अगर कैंडिडेट नहीं पहुंचता है तो उसकी दावेदारी खत्म और सिक्योरिटी मनी भी जा सकती है। अच्छा, एक सवाल और। मान लीजिए किसी ने एडमिशन ले लिया पहले या दूसरे राउंड में, पर बाद में उसका मन बदल गया या कहीं और अच्छी जगह एडमिशन मिल गया, तो क्या वो सीट छोड़ सकता है, रिजाइन कर सकता है? हाँ, इसका प्रावधान है, लेकिन इसकी एक डेडलाइन है। जो छात्र पहले या दूसरे राउंड में एडमिशन ले चुके हैं वो तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग शुरू होने से ठीक 48 घंटे पहले तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी सीट छोड़ सकते हैं, मतलब त्यागपत्र दे सकते हैं। ऑनलाइन? 48 घंटे पहले। जी। उदाहरण के लिए, अगर तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग 14 तारीख को सुबह 10 बजे शुरू होनी है तो छात्र 12 तारीख को सुबह 9:59 तक ऑनलाइन इस्तीफा दे सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी ट्यूशन फीस सिर्फ 1,000 रुपए एडमिशन फीस काटकर और सिक्योरिटी मनी दोनों वापस कर दी जाएगी। अच्छा, पैसा वापस मिल जाएगा? हाँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था वो कॉलेज इस इस्तीफे को तुरंत पोर्टल पर अपडेट करें। अगर कॉलेज देरी करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। इस्तीफा सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल वाला ही वैलिड माना जाएगा, हाथ से लिखकर देने वाला नहीं। और तीसरे स्ट्रे राउंड वालों के लिए? उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरे और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एडमिशन लेने के बाद सीट छोड़ने की कोई सुविधा नहीं है। छोड़ेंगे तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब फीस की बात कर लेते हैं। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की फीस में कितना फर्क होगा अंदाजन? देखिए, सरकारी कॉलेजों की फीस तो राज्य सरकार तय करती है और वो आमतौर पर काफ़ी कम होती है, मतलब हज़ारों में होती है, लाखों में नहीं। प्राइवेट कॉलेजों के लिए भी फीस राज्य सरकार ही तय करेगी। आदेश में लिखा है कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लागू होगा। तो क्या प्राइवेट वाले ज्यादा फीस नहीं ले सकते? नहीं, जो सरकार तय करेगी वही लेनी होगी। हाँ, वो एडमिशन के समय अधिकतम 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन ये वो काउंसलिंग वाली 50,000 सिक्योरिटी मनी से अलग है। ये कॉलेज अपनी सिक्योरिटी लेगा। अच्छा, दो तरह की सिक्योरिटी होगी। जी, और जो माइनॉरिटी संस्थान है उन्हें अपनी फीस खुद तय करने की थोड़ी छूट होती है, लेकिन नियम ये बनाया गया है कि सभी प्राइवेट और माइनॉरिटी कॉलेजों को अपनी वेबसाइट पर हर तरह की फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, सिक्योरिटी, मेस चार्ज, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाना होगा। कोई छुपा हुआ चार्ज नहीं होना चाहिए। और अगर कोई गड़बड़ करता है तो आदेश में लिखा है कि उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी ऑनलाइन मशीनरी है ना, वेबसाइट चलाना, रजिस्ट्रेशन लेना, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट का सॉफ्टवेयर, रिजल्ट निकालना, डेटा मैनेज करना, स्टूडेंट्स को एसएमएस या ईमेल भेजना, ये सारा काम नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC की टीम लखनऊ की देख रही है। वो टेक्निकल बैकबोन है। और निगरानी? प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक काउंसलिंग बोर्ड बनाया गया है। इसमें आयुष विभाग के बड़े अधिकारी हैं, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी के डायरेक्टर्स या उनके प्रतिनिधि हैं, कुछ कॉलेजों के प्रिंसिपल या प्रोफेसर हैं और NIC के टेक्निकल एक्सपर्ट भी शामिल हैं। ये बोर्ड पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा और जमीनी काम जैसे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, उसके लिए लखनऊ का राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नोडल सेंटर बनाया गया है। सारी व्यवस्था वहीं से होगी। और हाँ, अगर कोई कानूनी विवाद होता है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर तो उसका न्यायिक क्षेत्र लखनऊ ही होगा। चलिए, तो ये थी यूपी आयुष UG काउंसलिंग 2025-26 की नीति की, कह सकते हैं मोटी मोटी लेकिन बहुत जरूरी बातें। हमने समझा कि कैसे नीट स्कोर बेस है, सीटें कैसे बनती हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, डोमिसाइल और परसेंटाइल की क्या नियम है, रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी का क्या चक्कर है, रिजर्वेशन के क्या पेज हैं खासकर प्राइवेट कॉलेजों में, और अलग अलग काउंसलिंग राउंड्स कैसे काम करेंगे, कब एडमिशन लेना अनिवार्य है और सीट छोड़ने की क्या शर्तें हैं।
हाँ, अगर संक्षेप में कहें तो कुछ मुख्य बातें जो हर आवेदक को याद रखनी चाहिए। पहला, नीट क्वालिफाई होना मस्ट है। दूसरा, डोमिसाइल के नियम ध्यान से समझ लें, सरकारी और प्राइवेट के लिए बिल्कुल अलग है। तीसरा, रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी टाइम पर और सही अमाउंट में भरें। चौथा, हर राउंड के अपने खास नियम हैं, खासकर तीसरा और स्ट्रे वैकेंसी राउंड बहुत सख्त है। हाँ, वो अनिवार्य एडमिशन वाली बात। बिल्कुल। पांचवा, रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो यूपी सरकार के फॉर्मेट वाले और सही तारीख के सर्टिफिकेट तैयार रखें। और छठा, प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्वेशन नहीं है पर यूपी वालों को परसेंटाइल में छूट मिलेगी, ये पॉइंट भी मिस ना करें। वाकई ये प्रक्रिया काफी डिटेल्ड है और इसमें कई लेयर्स हैं। आवेदकों को इससे बहुत ध्यान से नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़कर समझने की जरूरत होगी ताकि कोई गलती न हो जाए। अच्छा, अब जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये गाइडलाइंस काफी विस्तृत तो हैं, फिर भी सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेज, फिर स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, यूपी का छात्र, बाहर का छात्र, इतने सारे अलग अलग नियम और शर्तें हैं। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी संभावित कंफ्यूजन की जगह या कोई ऐसा पॉइंट है जो शायद इन गाइडलाइंस में उतना साफ ना हो और जो किसी आवेदक को प्रक्रिया के दौरान उलझा सकता है? जरूर सोचिएगा इस पर।